Hello everyone, welcome back to your favorite YouTube channel, which is the Pharma Minds YouTube channel. So guys, आज जो है लास्ट पार्ट है आपके एम्स रायपुर सीरीज का, जो कि हम एम्स सीआरई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज जो हमने चालू किया था, उसका एम्स रायपुर का ये है फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। पार्ट 1, 2 और 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस ईच हमने डिस्कस किए थे। पार्ट 1 कंप्लीटली नॉन फार्मा पार्ट था। पार्ट 2 और 3 में फार्मा कंटेंट को हमने डिस्कस किया था। सो ये थे आपके 3 पार्ट। आज आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट पे। अगर आप लोग फार्मा माइंड्स के कोर्स जो एम्स सीआरई का हमारा क्रैश कोर्स है, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा फार्मा माइंड्स का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। चेक आउट आवर एम्स सीआरई क्रैश कोर्स विच इज जस्ट फॉर ₹199 एंड ज्वाइन विद अस, जिससे आपको और भी एमसीक्यूज और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इजीली करने को मिलेंगे। सो नाउ 75 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड आप सभी के 75 में से कितने क्वेश्चन सही गए आप सभी को पता है। लास्ट हम देखेंगे आखिरी के 25 क्वेश्चंस फ्रॉम 76 टू क्वेश्चन नंबर 100। ओके, सो आई सो बैडली वांटेड टू से दिस इन अमिताभ बच्चन स्टाइल बट आई कुडंट। ये है आखिरी पड़ाव। ओके, in which of the following phases of handling prescription proper drug is dispensed in a suitable form। मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझो क्या लिखा है। प्रिस्क्रिप्शन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें आप सॉरी प्रिस्क्रिप्शन का ऐसा कौन सा फेज है, पार्ट नहीं पूछा, यहाँ पे फेज पूछा है, जिसमें आपको प्रॉपर ड्रग डिस्पेंसिंग के बारे में बताया जाता है। सो व्हाट इज इट? इज इट ऑप्शन ए कंपाउंडिंग, कलेक्टिंग, ऑप्शन बी कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, ऑप्शन सी रिसीविंग, ऑप्शन डी रीडिंग एंड चेकिंग। ठीक है, ड्रग कब डिस्पेंस कर दी जाती है उसको क्या बोला जाता है? तो बहुत ही इजी, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज कंपाउंडिंग। ओके, इसका करेक्ट आंसर विल बी ए, कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन, कंपाउंडिंग refers to the process where the pharmacist prepares and dispenses the proper drug in suitable dosage form as prescribed। ठीक है, कलेक्टिंग एंड वेइंग मटेरियल मतलब सामान को लेना, उसको कलेक्ट करना। देखो, पहले जब ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस की अगर हम बात करते थे, जब आपके जो सारे अभी भी अगर आप किसी आयुर्वेदिक सेंटर पे जाओगे तो आपको वहां पर वो लोग पाउडर्ड फॉर्म में बहुत सारी दवाइयां रखे रहते हैं। फिर जैसा जो भी उनके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है उससे 4 प्रकार की चीजें पाउडर्स मिला के उसकी अगर गोलियां बनाना है तो उसकी वो वटी प्रिपेयर करके देंगे, अगर उसको पाउडर फॉर्म में लेना है तो उसको मिक्स करके। सो वो हो जाता है प्रॉपरली कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। इसके साथ रिसीविंग क्या होता है? जहां पर फार्मासिस्ट को आपने जो है अपना प्रिस्क्रिप्शन वो दे दिया, फार्मासिस्ट ने उसको रिसीव कर लिया, बस। रीडिंग एंड चेकिंग मतलब फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ रहा है। ये हो जाते हैं आपके ऑल दीज ऑप्शंस, इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, 77th क्वेश्चन। डोपामीन हाइड्रोक्लोराइड, अ क्रिस्टलाइन पाउडर एंड फ्रीली soluble in water, is in which color? ऑरेंज, रेड, ग्रीन या व्हाइट? डोपामीन हाइड्रोक्लोराइड का कलर कौन सा होता है? सो बेसिकली अगर उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे आप, तो वो जो सोल्यूशन होता है ना वो ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। ओके, इट इज ऑलमोस्ट कलरलेस। तो जो डोपामीन रहता है उसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। सोल्यूशन व्हाइट कलर का नहीं बनेगा, सोल्यूशन में आप देख सकते हो कि वो ऑलमोस्ट कलरलेस, कंप्लीटली कलरलेस क्यों नहीं है? कंप्लीटली कलरलेस नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट वो चीज वेरी नियर टू कलरलेस होगी वो। ठीक है, तो जो पाउडर्ड फॉर्म या क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है ड्रग का वो होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 78th। Which of the following are the physiochemical factors that affect the absorption of drug? ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिसोल्यूशन और क्रिस्टल फॉर्म में से क्या अफेक्ट करता है?
सो दोनों ही चीजें अफेक्ट करती हैं। ड्रग का डिसोल्यूशन रेट कितना होता है वो भी अफेक्ट करेगा, और ड्रग क्रिस्टलाइन फॉर्म में है या अमॉर्फस फॉर्म में है वो भी करेगा उसको अफेक्ट, है ना। सो आंसर हो जाएगा इसका सी, ओनली 1 and 2, मतलब बोथ 1 and 2। यहाँ पे पता नहीं सब में ओनली 1 and 2 बोथ क्यों लिख के दिया है ये लोगों ने। सो इट विल बी 1 and 2 बोथ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो दिया भी है, द फास्टर अ ड्रग डिसॉल्व द क्विकर इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसके साथ साथ जो उसका क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म है, दैट अफेक्ट्स इट्स सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन को तो अफेक्ट वो करेगा ही। ड्रग्स इन अमॉर्फस फॉर्म आर जनरली डिसॉल्व मोर इजीली एंड आर एब्सॉर्ब्ड मोर क्विकली देन दोज इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज पे गौर करना, डिसोल्यूशन के साथ क्रिस्टल फॉर्म जो दिया है ना इसका, ये क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों हो सकता है। क्रिस्टल फॉर्म मतलब जो उसके क्रिस्टल्स हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो कैसे हैं, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है या फिर वो अमोर्फस फॉर्म में है। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म को सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म मतलब जो सिर्फ क्रिस्टल्स हैं उनका क्या फॉर्म है, वो क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, वो अमॉर्फस भी हो सकते हैं। ठीक है, 79th question. Which chapter of the Pharmacy Act 1949 is related with the State Pharmacy Council? बहुत ही इजी, जूरस का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस क्या है, चैप्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सेकंड। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बहुत ही इजी, चैप्टर थर्ड। ठीक है, तो जो चैप्टर थर्ड है आपके फार्मेसी एक्ट का, वो आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल के फंक्शंस, उनके ड्यूटीज और पावर्स के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं 80th क्वेश्चन। डैश इज द मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस रेंज ऑफ द ड्रग कोलोफनी। कोलोफनी का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, तो कोलोफनी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, विच इज 75 to 85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है आपका कोलोफनी का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बिकॉज इट इज अ रेजिन। नेक्स्ट, डैश इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का अलग नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी के डेफिशिएंसी से क्या कॉज हो सकता है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी कन्वर्जेंस, ऑप्शन सी रिकेट्स, या फिर ऑप्शन डी पेरिनीशियस एनीमिया। इसका आंसर क्या होगा, ये सब तो बहुत बेसिक चीज है, ये आप लोगों ने फिफ्थ सिक्स्थ क्लास में भी पढ़ी होंगी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण एक जो डिजीज होती है वो होता है स्कर्वी। ठीक है, तो विटामिन सी से तो स्कर्वी हो गई। कन्वर्जन्स किससे होते हैं, कन्वर्जन्स इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी6। ठीक है, लिख लेना कहीं पर, कन्वर्जन्स आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी6। रिकेट्स आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ओके, रिकेट्स मतलब क्या होता है, बच्चों में ऐसे बो लाइक लेग्स हो जाते हैं, जो उनके लेग्स होते हैं ना, वो ऐसे बो लाइक लेग्स होते हैं बच्चों के, इस टाइप से। ओके, पैर पैर भी बना देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। एंड पेरिनीशियस एनीमिया जो होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण होता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर भी आपका जो है विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो पेरिनीशियस एनीमिया से रिलेटेड हो सकता है विटामिन बी12। ठीक है, स्कर्वी। ओके, क्या क्या होता है स्कर्वी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, ब्रूजिंग, जॉइंट पेन एंड फटीग। ठीक है, विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन एंड इट्स डेफिशिएंसी impairs wound healing and causes the symptoms of scurvy. Next, 82nd question. Acetylcholine is a neurohumoral transmitter which mediate impulses at dash different kind of synaptic sites. बहुत इजी लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो है वो किन किन डिफरेंट टाइप ऑफ साइनेप्टिक साइट्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शंस देखिए सबसे पहले, 4, 6, 7 या 9। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर होगा 4।
तो आपका एसिटाइलकोलिन है वो 4 अलग-अलग साइट्स पे आपको देखने को मिलेगा। कौन-कौन से हैं वो चारों साइट्स आइए देखते हैं। सबसे पहला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां पर वो नर्व से मसल्स के बीच में जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। देन पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, आपको सभी को पता है कि जो एसिटाइलकोलिन है वो पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। प्री गैंग्लियोनिक में कौन होता है? चलो, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या क्या होता है ये आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये होगा आपके 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइनेप्टिक साइट्स। Next, 83rd question. As per taxonomical classification of natural drug, colchicum drug belongs to which family? यहाँ पे बहुत इजी फार्माकोग्नोसी का बहुत सिंपल क्वेश्चन कॉल्चिकम की फैमिली पूछी गई है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? ग्रामिनी, लिलिएसी, रूटेसी एंड सोलेनेसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लिलिएसी। जो कॉल्चिकम है वो लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ग्रामिनी फैमिली जो है वो ग्रासेस या फिर आपके जो भी ग्रेन्स रहते हैं उसको रिलेट करेगी। रूटेसी फैमिली मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स में रहती है। सोलेनेसी जो है वो नाइटशेड फैमिली कहलाती है, लाइक टोमेटोज, पोटैटोज, आपका जो डेडली नाइटशेड हो गया उसमें ये सब चीजों में सोलेनेसी फैमिली रहती है। तो लिलिएसी फैमिली होगी कॉल्चिकम की। ओके, द ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस प्लांट कॉल्चिकम ऑटुमनेल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गाउट एंड अदर कंडीशंस। इसमें क्या होता है? कॉल्चिसिन होता है जिसको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। 84th question. As per the Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945 for the Drug Technical Advisory Board मतलब DTAB, how many persons are to be nominated by central government from among persons who are in charge of drug control in states? नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं डी टैब में? कितने होते हैं? क्या 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 5 होते हैं? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मेंबर्स। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए। ओके, जो डी टैब है मतलब डी टैब में है वो 2 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, 85th क्वेश्चन. Cloxacillin sodium BPIP is kept in well-closed container and stored at a temperature not exceeding. अब देखो, वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं, ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्रीज। यहाँ पर है ना ऑप्शन डी, 25 डिग्रीज। इससे ज्यादा रखेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए इसको हमेशा कूल प्लेसेस पे स्टोर किया जाता है क्लॉक्सासिलिन सोडियम को। ओके, वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड मोस्टली इन अ कूल प्लेस, फ्रिज में नहीं लेकिन कूल जगह पे जहां का टेम्परेचर मेंटेन रहे। नेक्स्ट, 86th क्वेश्चन. ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड इज कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका, चाहे आप इसको एचएपी का क्वेश्चन मान लो चाहे आप इसको फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन मान लो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर है ए, पेरिनीशियस एनीमिया? क्या इसका आंसर है बी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? सी, हीमोलिटिक एनीमिया? या फिर डी, पॉलीसाइथीमिया? क्या बोलते हैं देवियों और सज्जनों, किस आंसर को लॉक किया जाए? तो चलिए हम लोग लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। करेक्ट आंसर इज यस, इट इज ऑप्शन बी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 87th. As per the pharmacological classification of natural drugs, which of the following pair of pharmacological action drug
इज करेक्ट। मतलब एक जगह पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया है, दूसरी जगह पर ड्रग दिया है, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? कार्मिनेटिव, कोरिएंडर। क्या कोरिएंडर कार्मिनेटिव होता है? तो यस होता है। कार्डियोटोनिक, डिजिटालिस। क्या डिजिटालिस में कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टीज होती हैं? तो हाँ जी होती हैं। किस कॉन्स्टिट्यूएंट में होती है? तो डिजॉक्सिन में होती है। ठीक है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन एंड टू। तो इसका आंसर होगा बोथ वन एंड टू, मतलब सी। देखते हैं। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 88th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर? बहुत बेसिक, बहुत इजी सवाल, बिल्कुल आंख बंद करके आंसर लगाना है आपको। आंसर क्या लगाओगे आप? लैक्टोस। ऑप्शन नंबर बी, जो लैक्टोस होता है वो हमारा मिल्क शुगर होता है। टेबल शुगर क्या होता है? टेबल शुगर होता है आपका सुक्रोज, है ना। फिर फ्रुक्टोज होता है फ्रूट शुगर। ठीक है। माल्टोज क्या है? माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। ओके। लैक्टोज भी वैसे तो डाइसैकेराइड ही है। लैक्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है लैक्टोज। ठीक है। इट इज अ शुगर विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। 89th question. As per the morphological classification of natural drug cassia belongs to which part of the plant? Fruits, seeds, woods या leaves? अब काजिया, अगर आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करी होंगी तो क्लास में मैंने बहुत इजीली काजिया का जब हम नाम ही पढ़ते हैं तभी हम पढ़ते हैं ड्रग नेम काजिया वुड। तो काजिया कहाँ से ऑब्टेन होती है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखो, आपने अभी तक क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कह सकते हम कि जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस कोलॉजी के भी हैं, सुटिक्स के भी हैं, कोग्नोसी के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं। इक्वल इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के दिए हुए हैं। आपको डिस्पेंसिंग फार्मेसी से भी क्वेश्चन मिलेगा, फिजिकल फार्मेसी से, इंडस्ट्रियल फार्मेसी से आपको कैप्सूल वगैरह के क्वेश्चन मिले, कोग्नोसिस से आपको क्वेश्चंस मिले, है ना। फिर केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन मिले। हम लोगों ने थर्ड पार्ट में डिस्कस किया है, अलग अलग ड्रग्स के स्ट्रक्चर पूछे गए हैं, ड्रग का जो है आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। ठीक है। इस हिसाब से एक स्पेसिफिक चीज को क्या आप बोल सकते हो कि मैं सिर्फ यही पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हर चीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम अच्छा होगा। एक ही चीज पे कोलॉजी कोलॉजी बस पढ़ते रहोगे या सुडिक्स सुडिक्स बस पढ़ते रहोगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे अगर आप ध्यान दोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा सा एक वीक पॉइंट लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा सा खराब भी हो सकता है। सो हर एक चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना है। जो भी आपके आखिरी के 10 12 15 दिन बचे हैं, इन दिनों में हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। ठीक है। जिससे आप इसको रिस्पेक्ट दोगे तो ये सब पेपर में आपकी रिस्पेक्ट बचा लेंगे। ठीक है ना। हर टॉपिक को आपको रिस्पेक्ट करना है। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सिर्फ एम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ एम्स सी आ रही। जो भी लोग जीपैट, नाइपर और अदर फार्मेसी एग्जाम्स के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप ये सीरीज पूरी देख सकते हो, बिकॉज सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही चीज है ना। पूछा तो कोलॉजी कोग्नोसिस सुटिक्स के ही सवाल है। आपको भी, सबको जो भी जीपैट नाइपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर फार्मा एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये सारे सवाल बहुत जरूरी हैं। जैसे मैं हमेशा क्लास में क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ कि यार कोग्नोसी में ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स याद करने के साथ साथ आपको पार्ट ऑफ प्लांट याद करना जरूरी है। देखो, आप सभी के सामने क्वेश्चन है, काजिया का पार्ट ऑफ प्लांट पूछ लिया गया, है ना। ऐसे ही अलग अलग ड्रग्स के पार्ट ऑफ प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। डैश इज अ वीक डायूरेटिक? ए अमाइनोफाइलिन, बी मेफ्लूसाइड, सी फ्रूसमाइड, डी ब्यूमेनाइड, सॉरी ब्यूमेटानाइड। ओके। सो
अमीनोफाइलिन यहाँ पर एक वीक डायूरेटिक है। बाकी जो 3 है ये अमीनोफाइलिन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीनोफाइलिन इज अ वीक डायूरेटिक। ठीक है। इट इज अ प्राइमरीली अ ब्रोंकोडायलेटर used in the treatment of asthma and COPD, but it also act as a mild diuretic. बाकी जो सारे हैं ये क्या है? They are all loop diuretics which have much more potent in promoting urine production compared to aminophylline. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं 91। केमिकल नेम ऑफ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। अब देखो क्या पूछा है, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। ऑप्शन देखो, 1,1 डाइमेथाइल बाइगोनाइट हाइड्रोक्लोराइड, 3,4 डाइमेथाइल बाइगोनाइट, 4,6 डाइमेथाइल बाइगोनाइट, 2,5 डाइमेथाइल बाइगोनाइट। अब अगर आपको मेटफॉर्मिन में जो दो मिथाइल ग्रुप है वो किस पोजीशन पर अटैच हैं ये नहीं पता, तो भी आप इसका आंसर 100% सही लगा सकते हो। कैसे? क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है? केमिकल नेम ऑफ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड पर भी फोकस करना है। ऑप्शन में हाइड्रोक्लोराइड कहाँ है? ए पे है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंख बंद करके लगा देना ए। नहीं पता कि 1,1 डाइमेथाइल में प्रेजेंट है या नहीं, यू डोंट नो, लेकिन ऑप्शन में हाइड्रोक्लोराइड कहाँ मेंशन्ड है? सिर्फ एक में मेंशन्ड है, वही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। मेटफॉर्मिन जो है आपका टाइप 2 डायबिटीज के लिए एक अच्छी ड्रग है। ओके। 92nd क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोकेन इंसुलिन। अगेन, अगर आंसर नहीं पता है ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना, डक करके साइड से आगे बढ़ना सबसे अच्छा रहता है। बिना मतलब का चार लोगों से पूछ के यहाँ वहां देख के आंसर लगा लो, गलत चला जाए कुछ मतलब नहीं है। वैसे इसका सही आंसर जो है वो है ए, 5778। ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है। प्रोकेन इंसुलिन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 5800, 5800। ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पे molecular weight that is closer to that of human insulin which is also around 5800 daltons। ठीक है। करेक्ट आंसर होगा 5778। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following statement is correct regarding dusting powder। dusting powder के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? These are meant for external application of skin for antiseptic, anti pruritic purpose etc। yes, ये जो सही ऑप्शन है। They are generally prepared by mixing two or more than two ingredients in which starch, केओलिन और टैल्क इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन। तो हाँ ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। दोनों 1 और 2 दोनों सही है। ओके। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आई एंटी प्रूराइटिक। एंटी प्रूराइटिक मतलब जो कि आपके क्या कहना चाहिए, रैशेस अगर हो जाते हैं ना तो वहां पे खुजली होती है, तो वो खुजली को कम करने में, इचिंग को कम करने में मदद करता है। ठीक है। ये होता है एंटी प्रूराइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। Which section of the Drug and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act 1954 is related with the prohibition of misleading advertisement relating to drugs? सेक्शन 4, 12, 10, 8। अगेन नहीं आता है छोड़ देना। ऐसे सवाल में दिमाग लगा के, क्योंकि दिमाग लगाने वाला नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 4। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन, calcium in association with which of the following is essential for hardening of bone and teeth? Vitamin D, phosphorus। Options क्या है? Only one, only two, both या none। So correct answer होगा both 1 and 2। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी और फॉस्फोरस भी जरूरी होता है आपके बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। सो
C answer will be correct. 96th question. Dash is an animal surgical fiber. Hemp, jute, cotton, silk. अब ये चारों में से देख लो। एनिमल से क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सिल्क विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी सिल्क। क्योंकि बाकी जो सारे हैं वो प्लांट बेस्ड फाइबर्स हैं, सिल्क ही एक एनिमल बेस्ड है। ठीक है, 97th क्वेश्चन। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल पर्सन। अच्छा, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप का आदमी सभी लोगों को ब्लड डोनेट कर सकता है? ए बी, बी, ए या ओ? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? हर किसी को ये चीज मालूम है, बहुत बेसिक सवाल है। ओ, जो ओ ब्लड ग्रुप वाला आदमी होता है वो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसमें भी अगर प्लस माइनस कर दो तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव। 98th question. Human anatomical waste belong to which category as per the Biomedical Waste Management Rules 2016? Very important question because you will be working in a hospital. ये सवाल बहुत जरूरी है। Why? Because hospital में in every ward you will find there will be dustbins, या फिर आप बोल सकते हो वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए वहां पर बड़े बड़े थ्रैश कैंस रखेंगे। डस्टबिन तो छोटा हो जाता है, बड़े बड़े थ्रैश कैंस होते हैं, वो कलर कोडेड होते हैं। वहां पर आपको ब्लू कलर मिलेगा, रेड कलर मिलेगा, ग्रीन कलर मिलेगा और येलो कलर मिलेगा। तो जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो येलो कलर वाले बिन्स या येलो कलर वाले थ्रैश कैंस में जाता है। व्हाई? बिकॉज एज पर द कलर कोडिंग कैटेगरी जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो येलो कलर वाले बिन्स में जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, जो कलर कैटेगरी के हिसाब से वेस्ट मटेरियल कहाँ कहाँ जाता है। ओके, 99, second last question. Which part of the prescription is represented by the symbol RX? आंख बंद करके लगा देना, एक सेकंड भी सोचने का नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सुपरस्क्रिप्शन। RX होता है ऑप्शन नंबर सी सुपरस्क्रिप्शन। इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? टेक दो, मतलब इस पर्सन के लिए ये दवाइयां लिखी गई हैं। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी पड़ाव। On which of the following days is Labor Day celebrated in India? तो इसका आंसर होगा 1 जो लेबर डे है वो 1 को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसी के साथ साथ एम्स रायपुर का जो सीरीज है ऑफ 100 क्वेश्चंस इज नाउ कंप्लीटेड। आपने मार ली है एक सेंचुरी, जस्ट लाइक रोहित शर्मा। सो अब एम्स का जो सीआरई एग्जाम है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जाते जाते मैं कुछ थोड़े से टिप्स देना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे पहली चीज, हर एक सब्जेक्ट का बेसिक टचअप करना है। डिटेल स्टडी नहीं कर पाओ चलेगा, बेसिक टचअप हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इक्वली आते हैं। आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो कि कोलॉजी से इतने क्वेश्चन आएंगे, कोग्नोसी से इतने आएंगे, सुटिक से इतने आएंगे, केमिस्ट्री से इतने आएंगे। नहीं, यू नेवर नो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ जाए। सो हर सब्जेक्ट को यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट देना है, इक्वली उसको अच्छे से एक रीडिंग करना है। सुपरफिशियली तो हर चीज को पढ़ना है, क्योंकि अब आप सभी के पास बहुत कम टाइम बचा है। बाय द टाइम दिस वीडियो विल रीच यू ऑल, यू विल ओनली हैव अराउंड 10 to 12 days इन योर हैंड। ओके, सो ये जो आखिरी के 10 दिन 12 दिन बचे हैं, मेक इट काउंट, बिकॉज अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। ठीक है,
इसी के साथ-साथ 100 क्वेश्चन्स हो चुके हैं। अगर आप हमारे फर्स्ट पार्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक कांस्टेंट व्यूअर हैं, तो हमको कमेंट सेक्शन में #100 कंप्लीटेड, #सेंचुरी कंप्लीटेड लिखकर ज़रूर बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपका 100 में से कितने क्वेश्चन्स लगभग-लगभग सही जा रहे हैं। ओके? सो इसी के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दिस इज़ नॉट द एंड बिकॉज़ आगे एम्स पटना का जो सीरीज़ है, वो स्टार्ट होने वाला है। सो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एंड एम्स पटना सीरीज़ के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला जो बटन आता है ना, उसको भी क्लिक कर देना, ठीक है? घंटी बजा के जाना, मंदिर में आए हो, ठीक है? ये क्या है? विद्या का मंदिर है, मंदिर में आए हो ना तो घंटी बजा के जाना, ठीक है? घंटी बजाने से क्या होगा? घंटी बजाने से पुण्य मिलेगा। पुण्य के साथ-साथ क्या मिलेगा? पुण्य के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन मिलेगा भाई, जो हमारे अगले वीडियोज़ आएँगे, एम्स पटना का वीडियो आएगा, एम्स भुवनेश्वर का जो अगला वीडियो आएगा, उसके लिए आप लोगों को घंटी बजाने से नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा कि भाई अब तुम ये वीडियो देख लो और उन वीडियोज़ को भी ज़रूर से देखें, उनको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी के साथ-साथ सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ, ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से एग्ज़ाम देना, फोड़ के आना एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।